नमस्कार कर रहा हूँ। जैसा कि आज सुबह मैंने अपने फेसबुक पर बताया था, आप सभी लोगों को सूचित किया था कि आज शाम 6 बजे मैं अपनी स्वरचित कविता प्रवासी मजदूर को लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो 6 बज भी गया और मैं आ गया हूं और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आके जुड़ जाइएगा, जिससे कि मैं अपनी कविता को प्रारंभ कर सकूं। मैं सभी लोगों का इंतज़ार कर रहा हूं, सभी लोग जल्दी जल्दी से आके जुड़ जाएं, जिससे कि मैं अपनी कविता को प्रारंभ करूं। हमारे साथ में सरल भाई जुड़ चुके हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, जिससे कि मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी कविता लिखने का मैंने प्रारंभ ही किया है। बहुत ज़्यादा कविताएं नहीं लिखी हैं, मुश्किल से 8 से 10 कविताएं मैंने लिखी होंगी। और उसमें से जो एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैंने जो कविता लिखी है वो प्रवासी मजदूर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है और इस बीच में लॉकडाउन हुआ तो बाहर जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, तो वो लोग जब हमारे अपने अपने घरों को वापस आने को हुए तो किस तरह से उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसी समस्या को देखकर मैंने सोचा कि क्यों न इस पर कुछ लिखा जाए। तो मैंने अपनी लेखनी को इस ओर अग्रसर किया और प्रवासी मजदूर के ऊपर कुछ अपने विचारों को पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है और उन पंक्तियों को ही मैं आप सभी इसके सामने आज प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। तो 6 बजे का मैंने समय भी दिया था, 6 से कुछ ऊपर भी हो गया है टाइम। तो मैं अब प्रारंभ करने से पहले थोड़ा और लगभग 8 से 7-8 लोग हो जाएं, तो जिससे मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। मैं एक आध मिनट तक का इंतज़ार कर रहा हूं, जल्दी से सभी लोग आ जाएं जिससे मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। हाँ, ठाकुर पवन सिंह आ चुके हैं, अजय चौहान जी आ चुके हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं, दो तीन लोग और आ जाएं, वैसे मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। और आपको बताना चाहूँगा कि कवि क्या होता है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँ, मैं कवि नहीं हूँ, मैं कवि जैसा हूँ। तो मेरी कविता नहीं होगी, कविता जैसी होगी। अभी मेरी कविता का बाल रूप है, तो हो सकता है उसमें कहीं पर एक आध त्रुटि आ जाए। वैसे संभावना नहीं है कि कोई भी त्रुटि आएगी। अभी कविता आपके समक्ष जब मैं प्रस्तुत करूंगा तो उससे आप पता लग जाएगा आपको। तो काव्य पाठ चलो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। 7 लोग हो चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि 7 से 8 लोग हो जाएं, 8 लोग हो चुके हैं। तो अब मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरी कविता का जो थीम है, मेरी कविता की जो थीम है वो है प्रवासी मजदूर। तो कविता मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। रोजी रोटी पाने को वे गांव छोड़कर जाते हैं, रोजी रोटी पाने को वे गांव छोड़कर जाते थे, हाड़ तोड़ मेहनत करके अपना परिवार चलाते थे। रोजी रोटी पाने को वो गांव छोड़कर जाते थे, हाड़ तोड़ मेहनत करके अपना परिवार चलाते थे। लेकिन क्या मालूम विधाता ऐसी विपदा आएगी, लेकिन क्या मालूम विधाता ऐसी विपदा आएगी, भूखे बेबस लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी, जिनके कारण शहर छोड़कर गांव में आना होगा, जिनके कारण शहर छोड़कर गांव में आना होगा। रोटी की किल्लत से जिनको जीते जी मरना होगा, रोटी की किल्लत से जिनको जीते जी मरना होगा। इसीलिए तो दर्पण की मैं धूल हटाता फिरता हूँ, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूँ। इसीलिए तो दर्पण की मैं धूल हटाता फिरता हूँ, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूँ। अपनी चौखट पर आने को बेबस पैदल चलते थे, अपनी चौखट पर आने को बेबस पैदल चलते थे, भूखे प्यासे श्रमिकों के पैरों में छाले पड़ते थे। कुछ बेचारों ने तो रास्ते में ही अपना दम तोड़ा, ट्रेनों की पटरी पर कटकर सोते सोते जग छोड़ा। कुछ को तो औरैया वाली धरती ने ही निगल लिया, कुछ को तो औरैया वाली धरती ने ही निगल लिया, बस के चालक ने भूखे मजदूरों को ही कुचल दिया। इसीलिए तो दर्पण की मैं धूल हटाता फिरता हूँ, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूँ, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूँ। हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्पों की वर्षा होती थी,
साहब विडंबना देखिएगा, मैं ज्यादा भूमिका बनाने का प्रयास नहीं करूंगा, कविता की सहज भाषा से आप समझ जाएंगे। हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्पों की वर्षा होती थी, लेकिन उनकी बदकिस्मत सड़कों पर पैदल चलती थी, जिनकी पीड़ा देख हिमालय भी आंसू टपकाता था, धरती मैया रोती थी, अंबर का सीना फटता था, जिनकी पीड़ा देख चांद ने शीतलता को छोड़ा था, सूरज ने कुछ पल को अपनी किरणों से मुंह मोड़ा था। अंतिम पंक्ति में आप लोग कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करिएगा। जिनकी पीड़ा देख चांद ने शीतलता को छोड़ा था, सूरज ने कुछ को अपनी किरणों से मुंह मोड़ा था, जिनकी पीड़ा देख दिशाएं गहन मौन में खोई थी, जिनकी पीड़ा देख दिशाएं गहन मौन में खोई थी, भारत माता देख दशा यह नौ नौ आंसू रोई थी, भारत माता देख दशा ये नौ नौ आंसू रोई थी। इसीलिए तो दर्पण की मैं धूल हटाता फिरता हूँ, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूँ, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूँ। अगला बंद प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। दिल्ली वाले सिंहासन ने मंचों से ऐलान किया, दिल्ली वाले सिंहासन ने मंचों से ऐलान किया, बिना किराए मजदूरों को लाने का प्रावधान किया, दिल्ली वाले सिंहासन ने मंचों से ऐलान किया, बिना किराए मजदूरों को लाने का प्रावधान किया, मार्ग में खाना पानी की खूब व्यवस्था की जाए, पीड़ित मजदूरों को उत्तम स्वास्थ्य चिकित्सा दी जाए, लेकिन रिश्वतखोरों ने आदेशों को भी ठुकरा दिया, लेकिन रिश्वतखोरों ने आदेशों को भी ना माना, आने वाले मजदूरों से लिया किराया मनमाना, आने वाले मजदूरों से लिया किराया मनमाना। इसीलिए तो दर्पण की मैं धूल हटाता फिरता हूँ, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूँ, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूँ। अगला बंद। 7 समंदर पार प्रवासी वायुयान से आते थे, शब्दों को समझना साहब। 7 समंदर पार प्रवासी वायुयान से आते थे, भारत में रहने वाले घर पैदल पैदल जाते थे। 7 समंदर पार प्रवासी वायुयान से आते थे, भारत में रहने वाले घर पैदल पैदल जाते थे, ऑनलाइन की बुकिंग कराकर भी पीछे रह जाते थे, रिश्वत देने वालों के नंबर पहले आ जाते थे। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं सराहना करता हूं कि जिसने श्रमिकों को लाने में सबसे पहला कदम उठाया, और वो सफल भी हुआ कदम। लेकिन ये कहा गया था कि ऑनलाइन की बुकिंग कराइएगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा, घर आने वाले जो बाहर श्रमिक हैं। तो रजिस्ट्रेशन जब प्रारंभ कर दिया गया था तो उसमें भी लोगों ने भ्रष्टाचार प्रारंभ कर दिया। रजिस्ट्रेशन कराने वालों के नंबर तो बाद में आते थे, लेकिन जो लोग रिश्वत देते थे वो पहले ट्रेन पे बैठ के आ जाते थे। तब लिखता हूँ, ऑनलाइन की बुकिंग कराकर भी पीछे रह जाते थे, रिश्वत देने वालों के नंबर पहले आ जाते थे। भ्रष्टाचारी लोगों ने मानवता को भी मिटा दिया, इनकी रिश्वतखोरी ने भारत का मस्तक झुका दिया, इनकी रिश्वतखोरी ने भारत का मस्तक झुका दिया। इसीलिए तो दर्पण की मैं धूल हटाता फिरता हूं, भूखे भारत की असली तस्वीर दिखाता फिरता हूं। ऐसा लगता राम राज्य में साहब। आप देखिए, देश में अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार था और भाजपा के समय में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो मैं इसका विरोध करता हूं। उस समय में भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार है, बस थोड़ी लगाम लगी है। जैसा कि इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, उसके मैं उदाहरण भी आपको मैंने बताए, आगे भी बताऊंगा। तो ऐसे भ्रष्टाचार के माहौल में यदि एक देश का प्रधान इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाता है, तो केवल एक प्रधान के कदम उठाने से कुछ नहीं होगा। देश का प्रधान यदि केवल कदम उठाएगा तो कोई सफलता नहीं मिलने वाली। जब तक हम सभी लोग उस देश के प्रधान का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगला बंद पढ़ता हूं। ऐसा लगता राम राज्य में रावण की ही चलती है, ऐसा लगता राम राज्य में रावण की ही चलती है। नए नए मारीच राम की सबसे बड़ी चुनौती है, दफ्तर में बैठे बैठे जो रिश्वतखोरी करते हैं, खून पसीने के पैसे की खुलकर चोरी करते हैं। दफ्तर में बैठे बैठे जो रिश्वतखोरी करते हैं, खून पसीने के पैसे की खुलकर चोरी करते हैं, इसीलिए इनके चेहरे जगजाहिर करने आया हूं। और अंतिम पंक्ति में मेरा समर्थन दीजिएगा, मेरा उत्साहवर्धन करिएगा। अंतिम पंक्ति में, इसीलिए इनके चेहरे जगजाहिर करने आया हूं, रिश्वतखोर दरिंदों को फांसी चढ़वाने आया हूं, रिश्वतखोर दरिंदों को फांसी चढ़वाने आया हूं, रिश्वतखोर दरिंदों को फांसी चढ़वाने आया हूं। एक अकेला राम बताओ कैसे भारत को बदले, एक अकेला राम बताओ कैसे भारत को बदले, रिश्वत लेने वालों की आदत को कैसे वो बदले। अंतिम 2 पंक्तियां, कविता की अंतिम 2 पंक्तियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे होगा, हम देश के प्रधान के साथ कैसे आएंगे, इन सभी 2 चीजों को अंतिम पंक्तियों में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। जिस दिन पूरा देश समर्थन में सड़कों पर आएगा, जिस दिन पूरा देश समर्थन में सड़कों पर आएगा, पुनः हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, पुनः हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, पुनः हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि
कविता किसी के समर्थन में लिखी जाए, उस कवि की वो कविता मर जाती है। कवि का धर्म होता है सच के पथ पर चलना, सच्चाई को लिखना। यदि किसी भी कवि ने चापलूसी में आकर कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी तो उस कवि की कविता वहीं उसी दिन से मरना प्रारंभ हो जाती है। तो किसी के समर्थन में नहीं लिखी जानी चाहिए कविता। सच को सच बताऊं, कविता न सपा होती है, न बसपा होती है, न कांग्रेस होती है, न भाजपा होती है। कविता एक दर्पण होती है। कविता एक दर्पण होती है जो सही चेहरा लोगों को दिखाती है। साहब, मैंने अपने काव्य क्षेत्र में पदार्पण करने से पहले, कविता को लिखने से पहले सबसे पहली कविता लिखी थी। वो कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सच लिखता हूँ साहब, मेरी कलम दीवानी सच की है। सच लिखता हूँ साहब, मेरी कलम दीवानी सच की है। सच लिखने से मुझको रोके नहीं किसी के बस की है। खादी वाले गुंडों से भी मेरी कलम नहीं डरती। देश विरोधी लोगों की तो खुली खिलाफत है करती। संसद की मेजों पर जब भी देश विरोधी नीति बनी, हंसों को पीछे करके जब भी कौओं की खूब चली, तब कलमकार का फर्ज निभाकर सच लिखने का काम किया। आस्तीन के सर्पों को करतूतों को बदनाम किया। आस्तीन के सर्पों की करतूतों को तब आम किया। आस्तीन के सर्पों की करतूतों को तब आम किया। सच लिखना है धर्म हमारा, धर्म नहीं मिटने दूंगा। भय और लालच में आकर मैं कलम नहीं झुकने दूंगा। जिस दिन सच के पथ पर मेरी कलम दबाई जाएगी, जबरन चोर दरिंदों की गाथा लिखवाई जाएगी, खुद मिट जाऊंगा उस दिन, खुददारी नहीं मिटाऊंगा। भारत माँ की रोटी से गद्दारी नहीं निभाऊंगा। भारत माँ की रोटी से गद्दारी नहीं निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे अचानक से लाइट चली गई है और कुछ अंधेरा जैसा लग रहा है आपको, तो मैं वीडियो डिस्टर्ब करने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए उठा नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसे में ही चलने दो। मेरा चेहरा दिखना बहुत आवश्यक नहीं है, बस मेरी कविता के बोल सुनना और समझना आवश्यक है। इसीलिए मैं ऐसे में ही कहता गया। और मेरा उत्साहवर्धन करिएगा कमेंट शेयर के माध्यम से, ताकि आपके छोटे भाई की लेखनी इस क्षेत्र में सच्चाई के पथ पर यूं ही चलती रहे और सच्चाई को, शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब की आवाज को सार्वजनिक रूप से उठाती रहे। बस मुझे इतना चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।